Get familiar, get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 और इसी के साथ आपका ज्योग्राफी का पूरा यूनिट खत्म होगा। ये इसका लास्ट चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इससे पहले के सारे चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अगर तुमको देखना है या फिर कोई टॉपिक तुमने जहाँ से पढ़ा वहाँ से समझ नहीं आया तो तुम हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो। वहाँ डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए गए हैं। अगर उससे समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, वहाँ सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इससे पहले हम रिसोर्सेज के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि जैसा जैसा थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है नाम सुन के कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स कैसे काम कर पाएगा और ह्यूमन एज अ रिसोर्स कैसे काम करेगा, उसकी एबिलिटी कितनी है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से हमें उसे एज अ रिसोर्स कैसे काम कर सकते हैं वो देखना है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें इसकी पॉपुलेशन पे भी बात करेंगे, मतलब कि जो जनता है हमारी, जो हम लोग हैं, वो हम कहाँ पे रहना चाहते हैं, कहाँ पे नहीं रहना चाहते, और जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कितनी डेंसिटी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे बात होगी चैप्टर पे। बहुत इजी सा चैप्टर है, तुम्हें मोस्टली चीज़ें पता है। वही बोलता हूँ मैं, सब कुछ तुम्हें पता है, बस लिखने कैसे हैं वो देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉपिक्स इन द चैप्टर कौन से हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जाहिर सी बात है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जैसे हमने पहले भी देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी चीज़ें, नहीं, हर जगह अलग अलग चीज़ें अलग अलग डेंसिटी में अवेलेबल हैं। अब वो किस लिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से या फिर टोपोग्राफी, या बहुत सी चीज़ें फैक्टर्स हैं ऐसे जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी चीज़ की डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, उधर वो चीज़ कितनी है। मतलब कि मान लो एक जगह 10 लोग हैं और सेम उतने ही साइज की जगह 50 लोग भरे हुए हैं अलग जगह, तो हम क्या बोलेंगे, जो दूसरी साइड है वहाँ पे बंदे ज़्यादा हैं, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी, बंदों की। तो जैसे मान लो जैसे ये सेम घर है ए, और इसी के साइज जितना सेम घर है बी। यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे 20 लोग हैं, तो हम ये बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बी। थोड़ा आइडिया लग गया होगा मैं डेंसिटी से क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे मैंने बताया हर जगह पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। तो पहले हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स, फिर पढ़ेंगे सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे पॉपुलेशन चेंज के बारे में, थोड़ा बहुत क्या, जितनी चीज़ें हैं सारी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, बस वही याद करने वाली चीज़ है। तो इंट्रो में क्या है, पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज आर कंसिडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अलग अलग बंदों की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग एबिलिटी है, अलग अलग कैपेबिलिटी है, तो उस बंदे को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या वो नई नई इन्वेंशन अलग अलग तरीके से करेगा। सबके पास एक ही तरह का डिमांड नहीं है, एक ही तरह की एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स अदर रिसोर्सेज की तरह ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज, सेक्स, देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। मतलब कि वो कैसे डिफर है, उनके एजुकेशनल लेवल अलग है, उनकी एज अलग अलग है, वो अलग अलग जेंडर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब कौन कैसे कहाँ कहाँ बटा हुआ। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जैसे मैंने बताया, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ, जैसे अर्थ सरफेस, मतलब वो तरीका जिससे बंदे बटे हुए हैं पूरे अर्थ सरफेस पे, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, बहुत ही अनइवन है। जैसा हमें पता है कि 70% हमारे यहाँ पानी ही है, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। अब जो बाकी बचा हुआ सरफेस है तो उसमें तो पहाड़ भी होंगे, जंगल भी होंगे, कई वो डेजर्ट्स भी होंगे। तो मान लो हमारे पास जितनी भी ज़मीन बची उसका 30% में हम 90% लोग रहते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब हमारे पास ज़मीन पहले से ही कम है, अब हम उसके भी 30% में रहते हैं सारे लोग घर के, तो बहुत क्राउडेड हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। मतलब बाकी जगहें बहुत खाली है, जितनी ये तुम ब्लू ब्लू देख रहे हो पीपल्स रिपब्लिक इन चाइना ऑफ चाइना, ठीक है। ये तुम्हारा ओशन, ये मिडिल ईस्ट, ऐसे 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 सब बटा हुआ है। इंडिया में काफ़ी है, चाइना में और ज़्यादा है, अदर एशियन कंट्रीज़ में थोड़ा कम है, इंडोनेशिया में बहुत कम है, अफ्रीका में काफ़ी है, यूरोप, यूएसए, ये सब बहुत है। अब यूएसए की अकेले की आबादी 35 करोड़ है, ठीक है। इतना तो हमारा यूपी, दिल्ली ये सब मिला लो तभी हो जाएगा, ठीक है। तो क्राउडेड एरियाज कौन से हैं? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। फिर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल्स लिव इन द 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। मतलब 3/4 क्या हो गया? 3/4, मतलब कि जितनी आबादी, जैसे 100 में से 3/4, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ? 25, और 25 इंटू 3 कितना हुआ? 75। मतलब अगर 100 करोड़ लोग हैं, अगर मान लो इमेजिन करो पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें से 75 करोड़ लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में और अफ्रीका में। तो तुम देख सकते हो कितना अनइवन है। फिर है नेक्स्ट, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन द जस्ट 10 कंट्रीज। These are China, India, USA, Indonesia, Brazil, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Russia and Japan। मतलब कि 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जितनी भी है होगी उसमें से ज़्यादातर लोग इन 10 कंट्रीज़ में रहते हैं, जो कि मैंने अभी नाम लिए। ये बहुत ज़रूरी नहीं है तुम्हारा याद करना, बिल्कुल भी, बस समझ लो, पढ़ लो, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, अर्थ सरफेस। जैसे कि मैंने बताया, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन है, याद कर लेना। इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल कितने रह रहे हैं उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर क्या है? जैसे तुमने किसी चीज़ का भी एरिया निकालते हो तो स्क्वायर बोलते हो ना, जैसे स्क्वायर मीटर। जैसे स्क्वायर का क्या है? लेंथ इंटू लेंथ, तो मीटर, मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और मान लो सर्कल का ही है तो पाई आर स्क्वायर, पाई और आर मान लो मीटर में, तो पाई मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, तो उसका भी यूनिट क्या हो गया? मीटर। अगर उसी को किलोमीटर में कर दो तो पर स्क्वायर किलोमीटर, तो क्योंकि हम मीटर में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ हो जाएगी, तो इसलिए हमने किलोमीटर में नापा। इट्स नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जो एवरेज डेंसिटी है हमारी पॉपुलेशन की होल वर्ल्ड पे, उसमें हमने ये वो किया रिसर्च जिसपे हमने जाना है कि 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक एवरेज इसमें पर स्क्वायर किलोमीटर एक स्क्वायर बना हुआ है। देखो समझाते हैं कैसे। देखो ये रहा तुम्हारा स्क्वायर, एक एरिया मान लो वर्ल्ड में जिसका ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है। हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है और जितना हमारा लैंड है उस हिसाब से इसमें 51 पीपल एक जगह रहते हैं इतने एरिया में। वैसे ही अलग अलग जगह इतने रह सकते हैं। ये इसकी डेंसिटी निकाली है, वो भी हमने एवरेज। ये ऐसा नहीं है एग्जैक्ट एकदम, लेकिन ये बहुत सही है। तो द साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कि हमारी जो साउथ सेंट्रल एशिया, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि उस पर्टिकुलर जैसे ए वाला जो ब्लॉक था उसमें 10 लोग रहते थे, बी वाले ब्लॉक में 20 लोग रहते थे, तो बी की डेंसिटी ज़्यादा है। वैसे ही हमारी साउथ सेंट्रल एशिया की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे जिसमें हमारा इंडिया और चाइना दोनों आते हैं। फिर आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अब ये ऐसा क्यों है कि कहीं पे लोग ज़्यादा है कहीं पे लोग कम है। अब डेजर्ट में क्यों नहीं रह रहे लोग? खुद भी सोचो, क्योंकि वहाँ पे रहने लायक जगह नहीं है। क्यों नहीं है?
तो वो किसके अंडर आता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है तुम्हारा सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में पहला पॉइंट है आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, मतलब people always prefer to live on the plains rather than mountains and plateaus। मतलब टोपोग्राफी एक वो चीज़ है जो आपको बताता है कि वो जो आपका लैंड है वो प्लेन है कि नहीं, या तो पथरीला है क्या, प्लेन है क्या, या माउंटेन टाइप्स तो नहीं है, या वैली टाइप्स तो नहीं है, बहुत गड्ढा है चारों चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। तो जो हम लोग आम आदमी है वो कहाँ रहना चाहेंगे, प्लेन में ही रहना चाहेंगे, आपको माउंटेन में थोड़ी रहना चाहेगा। बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। अब ये क्यों रहना चाहते हैं हम, ताकि क्योंकि ये सुटेबल है किस चीज़ के लिए, फार्मिंग के लिए सुटेबल है, कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए सुटेबल है, सर्विस एक्टिविटीज के लिए सुटेबल है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट या बाकी चीज़ें। Example, the Ganga Plains are the most densely populated areas of the world, while the mountains like Andes, Alps and Himalayas are स्पेर्सली पॉपुलेटेड। मतलब कि जो हमारी गंगा प्लेन है जो पूरे इंडिया से गुजर के जाती हुई है, उसके आसपास हमारी पॉपुलेशन बहुत जमी हुई है, बहुत अच्छी, क्योंकि वहाँ से पानी मिल जाता है, फार्मिंग हो जाती है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, और सैंड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, मतलब ये सब है, तो जॉब्स भी वहाँ पे हैं। और वहीं जब देखा जाए एंडेस एंडेस एल्प्स और हिमालय रिवर, ये सब कहाँ कहाँ होंगे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन या टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब यहाँ पे प्लेन नहीं होगा, यहाँ पे माउंटेन टाइप एरिया होगा, तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं या नहीं रहते। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में अगला आता है तुम्हारा क्लाइमेट। अब तुम कहाँ रहना चाहोगे भाई, कि जहाँ पे 100 डिग्री मतलब 100 तो नहीं, 50-60 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 70 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो वहाँ तो तुम नहीं रहना चाहोगे तुम ढंग। या फिर -30 -40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, वहाँ भी नहीं रहना चाहोगे। तुम ऐसी जगह रहना चाहोगे जहाँ पे बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर रहे, ठंड भी पड़े गर्मी भी पड़े, मतलब जहाँ आदमी सर्वाइव कर पाए। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, जैसे मैंने तुम्हें बताया। एग्जांपल, सहारा डेजर्ट इज अ वेरी हॉट एंड पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका आर कोल्ड, आर स्पेर्सली पॉपुलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर है आपका ज्योग्राफिकल में सॉइल। अब सॉइल क्यों एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जहाँ की ज़मीन अच्छी होगी वहाँ पे तुम एग्रीकल्चर कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, वांगी और ये जो भी है शानजियांग एंड चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन घूम के बताना मेरे को, अगर बता सको तो, नहीं तो कुछ वैसे ही आजकल बॉयकॉट चाइना चल रहा है ठीक है, लेकिन पढ़ाई में नहीं, पता चले नहीं मैम हम ये याद नहीं करेंगे, नहीं भैया हम ये याद नहीं करेंगे, बॉयकॉट चाइना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में वाटर। जहाँ पे पानी रहेगा वहीं पे तुम रहोगे। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल, ठीक है। एग्जाम्पल, द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल द डेजर्ट हैव स्पेयर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है आपका मिनरल्स। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। मतलब जहाँ पे हमारे दोनों हाथ में लड्डू होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी मिलना चाहिए, मिनरल भी मिलना चाहिए, सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड भी होना चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए, तभी हम रहेंगे भैया, वरना नहीं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि सारे ही लोग यहाँ रह लें, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि यहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। Diamond mines of the South Africa and the discovery of oil in the Middle East lead to settling of people in these areas, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनिंग हो रही है और ये लोग बसे पड़े हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सोशल कैसे है, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। हमने सारी नेचुरल चीज़ें देख ली जिनके फैक्टर्स पे हम वहाँ रह लेंगे। चलो अब रह लेंगे, तब हमें ये भी देखना है कि वहाँ पे हाउसिंग अच्छी नहीं है कि नहीं, एजुकेशन वहाँ पे हमें प्रोवाइड हो पाएगा कि नहीं, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी है, ठीक है। एग्जाम्पल, तुम्हारा पुणे बहुत अच्छी जगह है, दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, मुंबई उससे भी अच्छी जगह है, ठीक है। कल्चरल प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। मतलब कि ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा रिलीजनल जगह, जैसे कैसे बताऊँ, जैसे वाराणसी है, वाराणसी में तुम्हारे कितने मंदिर हैं सारे, तो वहाँ पे लोग
एकदम भक्ति में लीन होकर रहना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी, अब ये हमारे देश में तो है नहीं, लेकिन वाराणसी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो थर्ड पॉइंट आता है तुम्हारा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या, इंडस्ट्रियल एरियाज अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो तुम क्या करोगे वहां पर रह के। वैसे ही इंडस्ट्रियल एरियाज अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एग्जांपल ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया। मतलब मुंबई में, ये सिर्फ एग्जांपल है, अब इसमें सारे नाम तो नहीं ले सकते ना, जैसे हैदराबाद भी हो गया, या फिर तुम्हारा दिल्ली हो गया, या फिर तुम्हारा बैंगलोर हो गया, सारी जगह बहुत अच्छी हैं। तो कुल मिला के तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सोशली इसलिए ताकि तुम्हें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सके, कल्चरल में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो जैसे बच्चा है वो बच्चे के साथ ही रहना चाहेगा, ये कोई बूढ़े के साथ तो रहना नहीं चाहेगा, किसी बुजुर्ग के साथ वो बोर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो सब अपने लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं, और जहाँ हम हैं वहीं भगवान है, वहीं अल्लाह है, वहीं ईश्वर है, वहीं जीसस सब है। तो सब चाहते हैं कि हम उन्हें प्रे कर पाएँ, उसके लिए जगह हमारे पास आस-पास हों, जितना हमारे कल्चरल इतनी चीज़ें हैं हमारे भारत देश में, वो सारी चीज़ें हम एन्जॉय कर पाएँ, फ़ील कर पाएँ, एक्सपीरियंस कर पाएँ, उसके लिए ये सारी जगहें जैसे कि एक वाराणसी, उसमें अब आता है आपका इकोनॉमिक। अब ये सब चीज़ तुम तब एक्सपीरियंस कर पाओगे जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। अब पैसों के लिए तुम्हें ऐसी जगह ढूँढनी पड़ेगी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक? इंडस्ट्रीज या फिर जहाँ पे जॉब मिल सके तुम्हें। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन चेंज। हम पॉपुलेशन चेंज क्या है? पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। पॉपुलेशन चेंज का मतलब ये है कि चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे 1990 में 5.3 बिलियन पीपल थे और 2015 में 7.3 बिलियन। अब ये जो पॉपुलेशन चेंज हुई इसे हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितनी पॉपुलेशन के नंबर चेंज हुए उसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन चेंज। द चेंज हैपेंस ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। अब जितनी डेथ्स हो जितने बर्थ हो उसके हिसाब से ही पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, जाहिर सी बात है। Until the 1800 the world's population grew steadily but slowly. Large number of people, babies were born, but they died early too as there were no proper health facilities. मतलब 1800 तक हमारी पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे और स्लोली बढ़ रही थी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न हो रहे थे लेकिन वो बहुत जल्दी मर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी तब उतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ कहाँ थी उस टाइम में इतनी, तो उनको नई नई बीमारियाँ हो रही थी, चाहे जो भी हो रहा था उनको पता भी नहीं चल पा रहा था, तो इलाज कैसे होता। फिर देखते हैं पॉपुलेशन चेंज में ऑल्सो सफिशिएंट फूड वाज नॉट एबल अवेलेबल फॉर द ऑल द पीपल। मतलब कि उस टाइम पे ना ही इतनी एम्प्लॉयमेंट होगी, ना ही इतनी जॉब्स होंगी, ना ही इतने फूड की डिमांड पूरे करने वाले लोग होंगे कि वो ये सब पूरा कर पाएँ, इसलिए हमारी पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। In 1804 the world's population reached 1 billion, ठीक है। In 1959 the world's population reached 3 billion which is often called population explosion। मतलब कि 150 ही साल में हमारी पॉपुलेशन 3 गुना हो गई, जो कि हमारी देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत जल्दी ग्रो किया हमने हमारी पॉपुलेशन में, ठीक है। ये मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो इसे हम अभी तक जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 150 साल में 3 गुनी हो जाएगी, तो इसलिए हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। तो इन 1999 द 40 years later द पॉपुलेशन डबल टू 6 बिलियन। तो ये तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का भी एक्सप्लोजन ही है। सिर्फ 40 साल में ही हमारी पॉपुलेशन फिर से 2 गुनी होगी। So the main reason for this growth was the better food supplies and the medicine deaths were reducing while the number of births still remained fairly high। मतलब नंबर ऑफ बर्थ तो शुरू से ही ज़्यादा थे, ठीक है, मगर अब लोग जल्दी मर नहीं रहे थे क्योंकि वो जल्दी ठीक हो जा रहे थे, उन्हें फूड सप्लाई मिल रहा था, इसलिए। अब आता है तुम्हारा नेचुरल ग्रोथ रेट। तो इसका क्या मतलब है? द बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल। मतलब जितने बंदे जन्म हुए पर 1000। डेथ रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन द एंड आउट ऑफ एन एरिया। ये दोनों टर्म अच्छे से याद कर लेना। बाकी माइग्रेशन तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल कहाँ, या तो वो आ भी सकते हैं नहीं तो वो जा सकते हैं किसी एरिया में। मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया।
द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। अगर तुमने जब बर्थ रेट निकाला कि इस साल में इतने लोग जन्म हुए अपॉन 1000 प्लस प्लस नहीं इतने जन्म हुए माइनस इतने मरे अपॉन 1000, तो जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो होता है तुम्हारा नेचुरल ग्रोथ रेट। जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं हमारे इस साल में जन्म हुए 3000, ठीक है, 3000 लोग जन्म हुए तो इसका बर्थ रेट क्या हो गया अपॉन 1000। अब माइनस मरे मतलब डेथ कितने की हुई तो 1000 मान लेते हैं कि डेथ हुई, तो इसका डेथ रेट क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 1000। अभी 1000 से 1000 गया तो 1 बचा, अब इस 1000 से ये गया तो 3 बचा, 3 माइनस 1 क्या है 2। अब जो ये 2 आया यही होता है तुम्हारा नेचुरल ग्रोथ रेट, इसी को हम बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। अब इसको तुम लिखोगे कैसे, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज rate of the country is called natural growth rate. The population increase in the world is mainly next point क्या है, the population increase in the world is mainly due to the rapid increase in the natural growth rate। मतलब हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बर्थ ज़्यादा हो रही है डेथ कम हो रही है, ठीक है, बर्थ ज़्यादा डेथ कम, वैसे ही नेचुरल ग्रोथ बढ़ती रहेगी, नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ती रहेगी तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जाहिर सी बात। फिर आता है तुम्हारा पॉइंट माइग्रेशन। माइग्रेशन भी बहुत बड़ा रीजन है किसी एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज करने का या फिर डिक्रीज करने का। माइग्रेशन इज द अनदर वे बाय व्हिच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री। Countries like United States of America and Australia have gained in number by migration or immigration. Immigrants are those who arrive in a country. Sudan is an example of the country that has experienced a loss in population numbers due to out migration or immigration। मतलब कि कंट्रीज जैसे कि यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई क्योंकि वहाँ पे लोग माइग्रेट कर रहे थे। क्यों माइग्रेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हो रही थी, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी थी, सारी फैसिलिटीज अच्छी थी, तो वहाँ पे लोग माइग्रेट किए, जिसे हम इन माइग्रेशन या इमिग्रेशन भी बोलते हैं। तो वहाँ पे लोग इमिग्रेट किए जिसे हम इमिग्रेंट्स भी बोलते हैं, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। वहीं उल्टी तरफ सूडान से लोग इमिग्रेंट्स हुए। ई वो होता है जो देश छोड़ के चला जाता है, और आई वो होता है जो देश छोड़ के देश में आता है। इसको याद करने का तरीका, इसको इन से याद कर लो, इसको एग्जिट से याद कर लो, ई फॉर एग्जिट, ठीक है। तो सूडान में उतनी पॉपुलेशन या डेवलपमेंट या जो भी उन्हें तकलीफ आ रही होगी वो उस हिसाब से देश छोड़ के चले गए। तो पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अब कुछ पैटर्न दिखा होगा, देखते हैं क्या है। द रेट्स ऑफ द ग्रुप पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है जी, पता है। कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मतलब ये कंट्रीज जैसे केन्या है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, एज दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स। हाँ, बर्थ रेट्स भी ज़्यादा है, डेथ रेट्स भी ज़्यादा है, मतलब बच्चे पैदा भी बहुत हो रहे हैं, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होगी ताकि वहाँ लोग मर भी रहे। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। मतलब कि जैसे यूके हमारा, वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट भी कम है और डेथ भी कम है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे इमिग्रेंट्स होंगे, आई वाला इमिग्रेंट्स, क्योंकि लोग यहाँ पे आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, तो तुम्हें अच्छे से मतलब अच्छा फील होगा, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ में कौन रहना चाहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। इट टेल्स अबाउट एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जरूर से याद कर लेना ये दो पॉइंट्स। पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड इज अ वे टू स्टडी पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ द कंट्री। मतलब पॉपुलेशन कंपोजिशन ये देखता है कि कितने लोग हैं, उनमें क्या एज के ज़्यादा लोग हैं, क्या एज के कम लोग हैं, कि कौन से सेक्स मतलब कौन मेल है कौन फीमेल है, लिटरेसी लेवल क्या है मोस्ट ऑफ द लोगों का, हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं,
अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? अब पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, एग्जांपल 5 to 9 years, 10 to 14 years। जैसे कि देखो परसेंट और एज ग्रुप, ये तुम्हारा पॉपुलेशन पिरामिड है। अब परसेंट से, अब 0 से 4 साल के बच्चे इतने हैं, अब इतने हैं मतलब इतना परसेंट, 8% लड़के हैं, 8 से ज़्यादा ही 9% लड़के हैं और 9% लड़की हैं। ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो 85 प्लस बहुत कम है, 0.1% भी नहीं है, 1% फीमेल भी नहीं है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। अब जो पॉपुलेशन है उसको दो पार्ट में, सेक्स में डिवाइड करते हैं, मेल में और फीमेल में। इन ईच ऑफ दोस ग्रुप्स there are two groups of dependents: young dependents aged below 15 years and early dependents age over 65 years। मतलब कि डिपेंडेंट क्या होता है? जो दूसरे पे अब या फिर अपने ही पेरेंट पे वो डिपेंडेंट हो। तो उसका क्या मतलब है कि 15 साल से बच्चे नीचे वालों को हमने यंग डिपेंडेंट्स बोला है, क्योंकि वो अपने फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद भले ही तुम कमाओ खाओ चाहे जो करना है करो, ऐसा भी नहीं है, मतलब परिवार वाले छोड़ नहीं देते। लेकिन एल्डरली डिपेंडेंट्स भी होते हैं जो 65 प्लस हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी सहारे की जरूरत है। अब फिर आता है पॉपुलेशन पिरामिड के आगे अंदर ही, दोज बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 65 आर वर्किंग एज एंड आर इकोनॉमिकली एक्टिव। तो मोस्टली देखा गया 15 to 65 ईयर्स वाले इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं और ये वर्किंग एज होती है। द पॉपुलेशन पिरामिड ये 5-10 साल ऊपर नीचे चलता है, इधर भी और इधर भी। The population pyramid tells us how many dependents there are in country। मतलब कि ये population वो डिपेंडेंट्स भी बताती है ये पिरामिड, क्योंकि हमें ये दिख जाएगा एरिया, इतना एरिया और इतना एरिया, तो हमें पता चल जाएगा ना कितने लोग डिपेंडेंट हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। The population pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at base and rapidly narrows towards the top of, because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy, relatively few become adults, and there are very few old people। Example Kenya। मतलब तुम देख रहे हो कितनी तेजी से ग्रोथ होती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है, तो ये और बहुत अंत तक बहुत कम ही लोग गए हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखा था कि अंत तक काफी 1% लोग तो गए, यहाँ पे तो 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। मतलब कि ऐसा क्यों है वहाँ पे? द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ द कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज अ ब्रॉड एट बेस। मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है तो ब्रॉड ही होगा बेस से, और रेपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। अब डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो डेथ रेट है ऊपर तो लोग कम बचेंगे, ऊपर तक आते आते, तो ये ऊपर तक बहुत नैरो हो जाता है। बिकॉज मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब इन्फेंट मतलब होता है, इन्फेंसी है इन्फेंट से, इन्फेंट मतलब बहुत छोटे बच्चे, बहुत किड्स, और इसी उम्र में मर जाते हैं, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से। रिलेटिवली फ्यू बिकम्स अडल्ट्स, उनमें से बहुत कम लोग अडल्ट तक जी पाते हैं, और फिर और ही कम लोग बहुत बुजुर्ग तक जी पाते हैं, चाहे इसका कोई भी रीजन हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, एजुकेशन या कुछ भी हो, इकोनॉमिक फैक्टर कुछ भी। फिर आता है आपका पॉपुलेशन पिरामिड। द कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंग्स द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग। द पिरामिड इज ब्रॉड एट द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू अडल्टहुड। अब तुम देखोगे इतने लोगों ने जन्म लिया, अब इतने 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 इतने, ये ब्रॉड ही एरिया, ये एरिया ब्रॉड इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे पैदा हुए वो अडल्ट तक पहुंच पाए, वो बचपन में ही मर नहीं गए या बचपन में उनका देहांत नहीं हो गया, ठीक है। These countries contain a relatively large number of young people and which means a stronger and expanding labor force। एग्जाम्पल अपना देश इंडिया, मतलब यहाँ पे जितने लोग जन्म लेते हैं रिलेटिवली उतने अडल्ट बन जाते हैं, और फिर रिलेटिवली डेथ रेट उस हिसाब से हमारा नैरो होता जा रहा है। ओल्ड एज में तो वैसे ही सारे कुछ सब कुछ जाना ही है, लेकिन जितने भी हमारा इन्फेंट्स पैदा हो रहे हैं हमारे इधर देश में उतने ही अडल्ट है, मतलब हमारे पास लेबर मैन फोर्स बहुत अच्छी है हमारी, ठीक है। फिर यही लास्ट पॉइंट, द कंट्रीज वेयर डेथ रेट आर डिक्रीजिंग अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। मतलब जाहिर सी बात है, अगर इसको स्टडी करना है तुम्हें, इस ग्राफ को स्टडी करना है कि इसका मतलब क्या है, यहाँ ब्रॉड, यहाँ कम ब्रॉड, यहाँ ज़्यादा ब्रॉड, इसका मतलब यह है द कंट्रीज वेयर डेथ रेट आर डिक्रीजिंग अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज।
तब यहाँ पे इतने जन्म लिए, ठीक है जी, अच्छा है, जन्म लिए जन्म लिए जन्म लिए, लेकिन यहाँ पे मर कम लोग रहे हैं, तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं। अब जो ओल्ड एज तक पहुँच रहा है तब जाके उन खत्म हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे भी काफ़ी ब्रॉड एरिया है ये, क्योंकि वहाँ पे लोग कम मर रहे हैं। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा जापान। और इसी के साथ तुम्हारा पूरा चैप्टर फिनिश। इसकी पूरी पीडीएफ नोट्स तुम्हारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं बहुत धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ ताकि तुम लोड कर पाओ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम वैसे वैसे नोट कर लिया करो, ठीक है। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा और कुछ नहीं। तुमने अभी देख देख के सुन सुन के नोट बना लिए, फिर तुम उसको रात में पढ़ लेना। रात में पढ़ लोगे, फिर एक हफ्ते बाद या हर अगले दिन या उसके अगले दिन उसको एक और बार जल्दी 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 लिख के पढ़ लेना। मान लो तुमने आधे घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश किया पहले दिन, तो अगले दिन तुम्हें ये 20 मिनट में हो जाना चाहिए, उसके अगले दिन तुम्हारा ये 10 मिनट में हो जाना चाहिए पूरा चैप्टर। और एग्जाम टाइम में फिर से एक बार लिख के देख लेना या पढ़ लेना। मेहनत देखो करनी पड़ेगी, तब तुम्हें पूरा चैप्टर याद रहेगा, ढंग से तैयार रहेगा। या मेरी वीडियो 2x पे देख लेना, सुन लेना, क्योंकि सुन के जल्दी से जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर नई वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो। और कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नए नए हर रोज़ डाले जाते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ।